ये तो एकदम कहिए कि अब इसी को जो दिलीप कहते हैं छात्र नेता है कि तुगलकी फरमान, ये यही तुगलकी फरमान है जो के पाठक दिए हैं। सवाल है कि क्या इस फरमान में चंद्रशेखर यादव की सहमति है बिहार के शिक्षा मंत्री, और नहीं है तो फिर इस तरह का फरमान कैसे दे दिया गया। ये वही बिहार न है जहां पर शिक्षकों से गिनती करवाई जा रही है जातीय जनगणना की। ये वही बिहार है जहां पर शिक्षकों से ओपन डिफिकेशन के नाम पर अगर कोई व्यक्ति शौच कर रहा है तो सीटी बजवाया गया। ये वही बिहार है जहां पर शिक्षकों से शराब ढूंढवाया गया। बिहार बोर्ड से अगर आप पढ़कर सोचिएगा कि बिहार बोर्ड में अपने बच्चे को डाल दें और वहां से वो पढ़कर आईएएस कलेक्टर छोड़िए किरानी बन जाए किसी बैंक का, पंजाब नेशनल बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, संभव है। ये जो आदेश के पाठक दे रहे हैं, ये आदेश के पाठक का नहीं है, यह आदेश नीतीश कुमार का। एजुकेशन के सेक्टर में, मतलब पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में अगर कोई अंतिम स्तंभ बचा है जहां जिसके चलते बिहार के बच्चे कुछ कर पा रहे हैं, चाहे वो आईआईटी निकाल पाए, चाहे वो मेडिकल क्लियर कर पाए, चाहे वो कमीशन निकाल ले बीपीएससी या यूपीएससी या अन्य राज्यों के, तो वो यही कोचिंग संस्थान जो प्राइमरी एजुकेशन है नर्सरी से 10th तक का, जो एक बेस पीरियड होता है जो प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं, उसमें वो तो एकदम साफ हो चुका है सरकारी स्कूल। सेकेंडरी एजुकेशन के बाद कीजिए इंटरमीडिएट का, उसका भी वही हाल है। केरल में सबसे कम कोचिंग है इस देश में, तमिलनाडु में कम कोचिंग्स है। तमिलनाडु के और कर्नाटक में, बेंगलोर में जितने इंजीनियरिंग कॉलेज है जो बिहारी पढ़ रहे हैं वो कोचिंग यहीं से किए हैं या कोटा से किए हैं जाकर। उस स्टेट में कॉलेज है, कोचिंग कम है, लेकिन बिहार में खाली कोचिंग ही कोचिंग है। और यही कारण, और एक पैरेलल इकोनॉमी चल रहा है। आप देखिए, अगर एक कोचिंग है तो उस कोचिंग में अगर मान लीजिए कि 50-100 फैकल्टी पढ़ा रहे हैं, 1000-2000 की संख्या में बच्चे हैं, तो वो बच्चे कहाँ रह रहे हैं? पटना में रेंट लेकर रह रहे हैं। उसके साथ ही साथ उनका जो एक होटल से कनेक्शन है, रात में खाना मंगाना है, सुबह खाना मंगाना है, एक पूरा इकोसिस्टम चल रहा है। तो होगा यही कि जो समर्थवान है बच्चे हैं वो पलायन कर जाएंगे यहाँ से, वो दिल्ली चले जाएंगे, मुखर्जी नगर जाकर तैयारी करेंगे कमीशन का, वो फिर कोटा में जो 60% बिहारी जाकर अभी तैयारी कर रहे हैं मेडिकल आईआईटी का, वो अब 100% हो जाएगा। यही होगा, अंतोगत्वा परिणाम यही होगा। ये दुर्भाग्य है इस राज्य का कि जितने सीएम अभी तक हुए राबड़ी देवी को छोड़कर, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो, सभी लोग इसी पटना विश्वविद्यालय से निकले हैं। इसी पटना विश्वविद्यालय से छात्र राजनीति करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री बने, बिहार की गद्दी पर बैठे, और इसी विश्वविद्यालय को बर्बाद करने में, तबाह करने में, खंडहर बनाने में यही लोगों का हाथ। बिहार के सभी कोचिंग संस्थानों पर ताला लटक सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा लगातार नए नए निर्देश जारी किए जा रहे हैं, और कल से जो निर्देश है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, क्योंकि एक पत्र उन्होंने जारी किया है और पत्र में कहा है कि वैसे कोचिंग संस्थान जो 9 से 4 बजे तक चलते हैं उनको बंद रखा जाए, इंक्लूडिंग बीपीएससी यूपीएससी के तैयारी करवाने वाले कोचिंग संस्थान भी। और वैसे में सवाल ये उठता है कि क्या बिहार के सभी कोचिंग संस्थान बंद हो जाएंगे? क्या असर पड़ सकता है? इसके पहले में भी हमने चर्चाएं की हैं, एक बार फिर से हम चर्चा करने के लिए बैठ चुके हैं इस मुद्दे पर, क्योंकि मुद्दा काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया है। कोचिंग संस्थान अगर बंद हो जाएंगे तो इसका असर क्या पड़ सकता है बिहार में? हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी हैं उदित तारेन। उदित जी, क्या असर पड़ेगा कोचिंग संस्थानों को अगर बंद कर दिया जाए? के पाठक ने आदेश जारी कर दिया है कि 9 से 4 जो स्कूल का समय होता है सरकारी विद्यालय का, उस समय में कोचिंग संस्थानों को बंद रखा जाएगा। और सबसे ताज्जुब की बात है, यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करने वाले भी कोचिंग संस्थान नहीं, यूपीएससी बीपीएससी ही नहीं है सिर्फ, इसमें आप आईआईटी की जो तैयारी करवाते हैं, जो कोचिंग मेडिकल की जो तैयारी करवाते हैं, नीट की, लॉ प्रिपरेशन का जो तैयारी करवाते हैं, सब कोचिंग को इसमें इंक्लूड किया गया है। लेकिन यूपीएससी और बीपीएससी को भी इंक्लूड किया गया है, ये थोड़ा चौंकाने वाला है। अब देखिए, ये जो आदेश के पाठक दे रहे हैं, ये आदेश के पाठक का नहीं है, ये आदेश नीतीश कुमार का है। शिक्षा विभाग में पिछले 25 दिनों से शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव नहीं गए हैं, कल शाम में पहुंचे हैं, देर शाम। तो आप बताइए कि बिहार में ये वही बिहार न है जहां पर शिक्षकों से गिनती करवाई जा रही है जातीय जनगणना की। ये वही बिहार है जहां पर शिक्षकों से ओपन डिफिकेशन के नाम पर अगर कोई व्यक्ति शौच कर रहा है तो सीटी बजवाया गया। ये वही बिहार है जहां पर शिक्षकों से शराब ढूंढवाया गया। ये सब काम तो इसी बिहार में हुआ है, और क्रमशः हुआ है, इसी तरह का प्रेम पत्र जारी कर करके हुआ है। आप जो सवाल कर रहे हैं रत्नेश, ये सवाल बिहार का है। आप पूछ रहे हैं कि क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। बिहार में अब बचा ही क्या है कि अगर एक सेक्टर और ख़त्म हो जाएगा, जब आप कहते हैं ना कि जब पूरा घर टूट ही चुका है तो एक अंतिम पाया अगर मान लीजिए गिर ही गया भरभरा कर, तो उससे क्या फ़र्क पड़ना है? आज बिहार में एकमात्र अगर एडुकेशन के सेक्टर में
आप कहिए कि एजुकेशन के सेक्टर में, मतलब पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में अगर कोई अंतिम स्तंभ बचा है जहाँ जिसके चलते बिहार के बच्चे कुछ कर पा रहे हैं, चाहे वो आईआईटी निकाल पाएँ, चाहे वो मेडिकल क्लियर कर पाएँ, चाहे वो कमीशन निकाल ले बीपीएससी या यूपीएससी या अन्य राज्यों के, तो वो यही कोचिंग संस्थान है जो पटना के अशोक राजपथ से लेकर अब बोरिंग रोड से लेकर मीठापुर और अब कंकड़बाग सब जगह फैले हुए हैं। इतनी मतलब आप कहिए कि ये बदनसीबी है इस राज्य की कि पिछले 33 सालों से 1990 के 8 मार्च को लालू प्रसाद यादव इस राज्य के मुख्यमंत्री बनते हैं, शपथ लेते हैं, और उसके बाद से क्रमशः अब लगातार समझिए कि पिछले 33 सालों से शिक्षा का पतन ही हुआ है। आज विश्वविद्यालय जितने भी हैं बिहार में सब खंडहर बन चुके हैं। कोई विश्वविद्यालय आप उठा लीजिए, हम पटना यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं। मैंने पढ़ाई किया पटना यूनिवर्सिटी से, मुझे अच्छे से, इसके लिए मुझे रिपोर्टिंग की जरूरत नहीं है। हमको पता है पटना यूनिवर्सिटी में कितना अच्छा पढ़ाई होता है, कितने फैकल्टी हैं और कितने गुणवत्तापूर्ण फैकल्टी हैं, मतलब कितने एजुकेशन क्वालिटी देने वाले फैकल्टी वहाँ पर बैठे हुए हैं। सब लोग तो वहाँ पर ठेकेदारी है, तो कॉन्ट्रैक्ट पे सब लोग आ रहे हैं। और सबसे अच्छे विश्वविद्यालय बिहार के पटना यूनिवर्सिटी का ये हाल है, तो बाकी का आप छोड़ दीजिए। भागलपुर का तिलका मांझी और बाबा साहब अम्बेडकर, मुजफ्फरपुर का और वीर कुंवर सिंह छोड़ दीजिए। जयप्रकाश यूनिवर्सिटी जो है, जयप्रकाश नारायण का भी लोग नाम खराब कर दिया जो सारण में है, जेपी यूनिवर्सिटी। इतनी मतलब ये दुर्भाग्य है इस राज्य का कि जितने सीएम अभी तक हुए राबड़ी देवी को छोड़कर, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो, सभी लोग इसी पटना विश्वविद्यालय से निकले हैं। इसी पटना विश्वविद्यालय से छात्र राजनीति करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री बने, बिहार की गद्दी पर बैठे। और इसी विश्वविद्यालय को बर्बाद करने में, तबाह करने में, खंडहर बनाने में यही लोगों का हाथ है, यही लालू यादव और नीतीश कुमार। अगर बिहार में आज उतनी ही गुणवत्तापूर्वक मतलब शिक्षक होते हैं, शिक्षा होती, तो इतने कोचिंग्स के पसरने और पनपने का स्कोप ही नहीं था। आप बताइए कि पिछले 30 सालों में, जिसका जन्म 1990 में हुआ, 91 में हुआ, 92 में हुआ, या 2000 में हुआ, 2001 2002 में हुआ, वैसा एक बच्चा उठाकर दिखा दीजिए जो बिहार बोर्ड बीएससीबी से पढ़ा हो और उसके बाद पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ा हो और वो कोई अच्छा जगह पे काम कर रहा हो। एक एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। जो भी बिहार से 20 बार ऋषिता किशोर टॉप की, गरिमा लोहिया टॉप की, दिल्ली में जाकर पढ़ा है लोग। उन लोगों को तो पटना और बिहार का कुछ पता ही नहीं है। दिल्ली में जाकर पढ़ाई किया इसलिए कमीशन टॉप कर गया लोग। जितने घर के बच्चे आईआईटी क्वालिफाई कर रहे हैं उन लोग तो कोटा पहुंच चुका है। बिहार के 60% बच्चे तो कोटा में बैठे हुए हैं जाकर। दिल्ली के मुखर्जी नगर में तैयारी कर रहे हैं और वही लोग क्वालिफाई कर रहा है, और सब सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड का प्रोडक्ट है। बिहार बोर्ड से आप अगर आप पढ़कर सोचिएगा कि बिहार बोर्ड में अपने बच्चे को डाल दें और वहां से वो पढ़कर आईएएस कलेक्टर छोड़िए किरानी बन जाए किसी बैंक का, पंजाब नेशनल बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, असंभव है। बेस ही खत्म है उसका। उसको बेसिक अर्थमेटिक तक समझ नहीं है, उसको बेसिक वोकेबुलरी नहीं आ रहा है अंग्रेजी का, उसको इडियम फ्रेजेस का पता नहीं है, वो कहाँ से कोई एग्जाम क्वालिफाई करेगा। और उसके बाद इस तरह का फरमान देना। देखिए, कोचिंग संस्थानों का एक अपना इकोसिस्टम होता है। आप अशोक राजपथ चले जाइए, वहाँ पर 300-350 कोचिंग सिर्फ कमीशन का तैयारी करवा रहे हैं। पटना के बोरिंग और चौराहे पर चले जाइए, वहाँ अशोका कोचिंग है, डिजर्व आईएएस है, परफेक्शन आईएएस है। यहाँ पर अब एक मतलब बढ़ते जा रहा है संख्या। आप चले जाइए, ये आपको आईआईटी के लिए आपको विजन क्लासेस है, मेंटर्स है, लॉ प्रिपरेशन है, क्लैटियंस है, कई कोचिंग खुले हुए हैं। इनका उद्देश्य आखिरकार बच्चों को जब स्कूल में उस तरह का फंडामेंटल्स क्लियर हो जाता, उतनी पढ़ाई स्कूल में ही करवा दी गई होती, या कॉलेज से ही वो पढ़ के इतना निकल जाते हैं। क्या है, यही पटना यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट ना। अभी जितना लोग, ये चंचल कुमार और ये दीपक प्रसाद और ये जितने लोग हैं, सभी लोग तो पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ के कमीशन निकाला, आज बिहार में सचिव बन के बैठे हुए हैं लोग। उनके समय पटना विश्वविद्यालय हुआ करता था। वो दिल्ली विश्वविद्यालय से ऊपर का उसका रैंकिंग था आज से 40-50 साल पहले। लेकिन आज पटना विश्वविद्यालय में उन्हीं का एडमिशन होता है जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, जिनके माता पिता अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं बाहर भेजना, और उनको पढ़ना है किसी तरह, वही लोग पटना विश्वविद्यालय में जा रहे हैं। इस बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? और कोचिंग का की ज़रूरत जो इतना बड़ा नेटवर्क पटना में बन गया या बिहार में बन गया, आप तो मुजफ्फरपुर चले जाइए, आप मोतिहारी चले जाइए, बक्सर चले जाइए, सिवान चले जाइए, कटिहार चले जाइए, सभी जगह कोचिंग खुले हुए हैं। कारण क्या है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है। जो प्राइमरी एजुकेशन है नर्सरी से 10th तक का, जो एक बेस पीरियड होता है, जो प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं, उसमें वो तो एकदम साफ हो चुका है सरकारी स्कूल में। सेकेंडरी एजुकेशन के बाद कीजिए इंटरमीडिएट का, उसका भी वही हाल है। उसके बाद बच्चे अगर कॉलेज में चले गए तो वो तो 3 साल में उनको पता ही नहीं है कि फैकल्टी है भी या नहीं। क्लासरूम खाली पड़ा हुआ है, बस डायरी लेके जाना है, रजिस्टर लेके जाना है, वहाँ पर गप हाँकना है, घर चले आना। ये हकीकत बता रहे हैं। जो अगर लग रहा है किसी को जो कि ये गलत बात है, तो आप जाकर देख लीजिए विश्वविद्यालय का हाल। पटना विश्वविद्यालय में तो आधा टाइम बेगारी काटा जाता है।
और उसके बाद अब आप कह रहे हैं कि सुबह के 9 बजे से शाम के 4 बजे तक कोचिंग ही नहीं चलेगा पूरे बिहार में, तो मतलब रात के 10, 11, 12 बजे तक कोचिंग चले, रात के 2 बजे तक क्लास चले, और 2 बजे तक जब कोचिंग क्लास चलेगा रात के, तो बच्चे सोएंगे सुबह के 3 बजे और कैसे उठ जाएंगे 9 बजे? फिर हास्यास्पद बात है, ये एकदम हास्यास्पद बात है, ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं है ये। अब इसको क्या कहा जाए, इस फैसले पर आखिरकार कहा क्या जाए? लेकिन बहुत आप कहिए कि बदनसीबी है इस राज्य की कि इस राज्य के पिछले 30-32 सालों से मुखिया वही लोग हुए जो छात्र रहे, जो विश्वविद्यालय से निकले, और जो बार बार इसी का जिक्र करते हैं कि हम तो बुद्ध की धरती से हैं, हम तो नालंदा विश्वविद्यालय की धरती से हैं। अरे भाई, नालंदा विश्वविद्यालय की धरती से होने के बावजूद आज बिहार शिक्षा में सबसे पिछड़ा राज्य है, सबसे पिछड़ा राज्य है। और ये नहीं कह सकते हैं ये लोग कि समय नहीं मिला। पिछले 18 सालों से नीतीश कुमार की सरकार जब से है, अगर 1 साल छोड़ दीजिए तो उसके पहले जितना भी शिक्षा मंत्री बिहार में हुए सब जदयू कोटा से हुए। नीतीश कुमार शिक्षा विभाग अपने पास रखें, उसके पहले लालू यादव का बात कर लीजिए, उनके समय में भी शिक्षा, देखिए शिक्षा का पतन उसी समय शुरू हो गया था, लेकिन उसको पूरी तरह खत्म करने में, मतलब बर्बाद करने में मौजूदा सरकार का हाथ है। वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आप चले जाइए, आरा में पढ़ता है, वहाँ पर बक्सर के बच्चे भी पढ़ने आते हैं, चूँकि मेरा क्षेत्र है, ससराम के बच्चे भी पढ़ने आते हैं, औरंगाबाद से लेकर डेहरी सब जगह के बच्चे वहाँ पढ़ने आते हैं। आप उस विश्वविद्यालय का हालात का एक बार रिपोर्टिंग ग्राउंड पे कर लीजिए। देश के एक वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने उस पर रिपोर्ट बनाया है, यूनिवर्सिटी सीरीज है उनका, वो देख लीजिए, तो उसमें बिहार की यूनिवर्सिटीज़ का आपको हालात समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कितने फैकल्टी हैं, क्या पढ़ाई हो रहा है और बच्चे पढ़कर क्या कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते हैं। बिहार विश्वविद्यालय से या BSCB से पढ़े हुए बच्चे का डेजिग्नेशन है दे आर गुड फॉर नथिंग, ये हकीकत है, क्योंकि फैकल्टी ही नहीं है। आप इतना वैकेंसी अभी प्रोफेसर्स का पड़ा हुआ है, लेकिन 3 साल 2 साल कॉन्ट्रैक्ट पर भरे जा रहे हैं। और जो शिक्षकों का जो बेसिक एजुकेशन का बात कीजिए, प्राइमरी एजुकेशन का, आखिरकार क्या ज़रूरत पड़ा कि लोग होम ट्यूशन रखने लगा बच्चों के लिए, पहले क्लास, दूसरे क्लास, तीसरे क्लास में छोटे छोटे बच्चे को कोचिंग भेजने लगा। ये पूरा जो नेटवर्क बना बिहार में, कारण यही ना रहा कि यहाँ पर इतनी खराब। आप चले जाइए केरला में सबसे कम कोचिंग है इस देश में, केरल में सबसे कम कोचिंग है इस देश में, तमिलनाडु में कम कोचिंग्स हैं। तमिलनाडु के और कर्नाटक में, बेंगलोर में जितने इंजीनियरिंग कॉलेज है जो बिहारी पढ़ रहे हैं, वो कोचिंग यहीं से किए हैं या कोटा से किए हैं जाकर। उस स्टेट में कॉलेज है, कोचिंग कम है, लेकिन बिहार में खाली कोचिंग ही कोचिंग है, और यही कारण है। और एक पैरेलल इकोनॉमी चल रहा है। आप देखिए, अगर एक कोचिंग है तो उस कोचिंग में अगर मान लीजिए कि 50-100 फैकल्टी पढ़ा रहे हैं, 1000-2000 की संख्या में बच्चे हैं, तो वो बच्चे कहाँ रह रहे हैं? पटना में रेंट लेकर रह रहे हैं। उसके साथ ही साथ उनका जो एक होटल से कनेक्शन है, रात में खाना मंगाना है, सुबह खाना मंगाना है, एक पूरा इकोसिस्टम चल रहा है। अशोक राजपथ का तो पूरा इकोनॉमी ही कोचिंग पे चल रहा है, चाहे ऑटो वाले हो, चाहे होटल वाले हो, चाहे लॉज वाले हो, या फिर मकान जो किराए पर दिए हुए हैं, पूरा इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगा अगर 9 से 4 वाला बंद हो गया तो। के पाठक का ये फरमान यही कह रहा है कि अब पटना का जो एक अंतिम, मतलब एक जो पैरेलल एजुकेशन सिस्टम चल रहा है वो बंद करना है। और इसके बाद पूरी तरह और होगा यही कि जो समर्थवान है बच्चे हैं वो पलायन कर जाएंगे यहाँ से, वो दिल्ली चले जाएंगे, मुखर्जी नगर जाकर तैयारी करेंगे कमीशन का, वो फिर कोटा में जो 60% बिहारी जाकर अभी तैयारी कर रहे हैं मेडिकल IIT का, वो अब 100% हो जाएगा। यही होगा, अंतोगत परिणाम यही होना है, इसके अलावा और उसका कोई आउटपुट नहीं है। तो ये तो एकदम कहिए कि अब इसी को जो दिलीप कहते हैं छात्र नेता हैं कि तुगलकी फरमान, ये यही तुगलकी फरमान है जो के पाठक दिए हैं। सवाल है कि क्या इस फरमान में चंद्रशेखर यादव की सहमति है बिहार के शिक्षा मंत्री, और नहीं है तो फिर इस तरह का फरमान कैसे दे दिया गया? तो ये बताइए कि हो सकता है कि बिहार के जो कोचिंग संस्थान हैं, जैसा आप बता रहे हैं, स्कूल की स्थिति को सुधारने के लिए बंद किया जा रहा हो। अच्छा, स्कूल की स्थिति सुधारना अगर है भी तो उसमें UPSC BPSC कोचिंग क्या करेगा? जो भी बच्चे कमीशन की तैयारी करते हैं, जिनको अधिकारी बनना है, BDO SDO बनना है, DSP बनना है, वो सब ग्रेजुएशन कर चुके हैं। आप कभी सुने हैं क्या कि कोई इंटर का बच्चा या 10th का बच्चा BPSC का तैयारी कर रहा है? नहीं होता है। 10th और 12th के बच्चे जो है वो IIT या मेडिकल की तैयारी करते हैं, और मेडिकल और IIT का तैयारी जो है वो तो 60-70% कोटा में हो रहा है। पटना में बैठे लोग ऑनलाइन कोर्स लिए हुए हैं, तो आप ऑनलाइन कोर्स बंद करा दीजिए, वो संभव ही नहीं है। और जो बच्चे कोटा जाकर पढ़ रहे हैं वो सब ICSE या CBSE के प्रोडक्ट हैं, उनका बेस पहले से बना हुआ है। कोटा में जाते हैं, पॉलिश होता है, एग्जाम देते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं, सीधा सा हिसाब किताब है। तो ये तो एकदम, मतलब आप इसको कहिए कि ये अंतिम बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में ये फरमान जो के पाठक का आया कि 9 से 4 कोचिंग नहीं चलेगा, ताबूत का अंतिम कील है। इसके बाद अब कुछ बचेगा नहीं बिहार में। भाई शिक्षक संस्थान हैं, अगर वो चला रहे हैं,
उसमें शिक्षक लोग को रोजगार मिला हुआ है, सैकड़ों हजारों लाखों की संख्या में हो सकता है। बच्चे जिनको तैयारी करना है, जिनको गाइडेंस लेना है, वो कहाँ जाएंगे? आपके विश्वविद्यालय के प्रोफेसर तो अब उतने कॉम्पिटेंट रहे नहीं। अब वो एच.सी. वर्मा और एम करीम और के.सी. सिन्हा वाला युग तो खत्म हो गया, वो तो कब का चला गया। अब यही शिक्षक संस्थान जो है, जो कोचिंग संस्थान है, यहीं पर फैकल्टी है जिनके चलते तैयारी करते हैं बच्चे, एग्जाम देते हैं। अगर अच्छी तैयारी है तो होता है, नहीं तो नहीं होता है। अब वो फैकल्टी नहीं ना रहा पटना साइंस कॉलेज में, बीएन कॉलेज में और पटना कॉलेज में, या फिर आप पटना लॉ कॉलेज कर लीजिए। आज अब लॉ का नाम आया तो बता रहे हैं आपको, आप पटना हाई कोर्ट चले जाइए, जितने भी टॉप लॉयर्स अभी पटना हाई कोर्ट में हैं, जो यंग हैं या जो 40-50 साल के भी हैं, कोई भी उसमें से पटना लॉ कॉलेज का प्रोडक्ट नहीं है, कोई भी उसमें से पटना लॉ कॉलेज का प्रोडक्ट नहीं है, समझिए। और यही पटना लॉ कॉलेज है जहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति के पद से हट गए थे और सदाकत आश्रम में रहते थे, तो रोज शाम में जाकर वहां पर चाय पिया करते थे। दुर्गेश श्रीवास्तव उसके प्रिंसिपल हुआ करते थे। वो जमाना भी लॉ कॉलेज देखा है, जब देश के टॉप लॉयर इसी पटना लॉ कॉलेज से निकलते थे। आज इस पटना लॉ कॉलेज में सिवाय टाइम पास की कुछ नहीं है। एक भी बढ़िया वकील टॉप लॉयर जो है आपको पटना यूनिवर्सिटी का अब जनरेशन में, जो 40s के जनरेशन उसमें नहीं मिलेगा। ये गिरावट हुआ है। और अगर उस लॉ के लिए जितने भी या तो नलसार से पढ़ रहे हैं लोग, बेंगलोर क्लैट से पढ़ के आ रहे हैं लोग, दिल्ली के अच्छे अच्छे कॉलेज से लॉ पढ़ के आ रहे हैं, वही लोग अच्छा परफॉर्म कर रहा है पटना हाई कोर्ट में। तो ये कहना कि कोचिंग जो है वो 9 से 4 बंद हो जाएगा, तो ठीक है, बंद हो जाएगा, सरकार है, सरकार का फैसला मान्य है, बंद हो भी जाएगा। लेकिन उसके बाद पूरी तरह जो बिहार का शिक्षा व्यवस्था है वो अंतिम, मतलब कहे ना कि अंतिम कील है, वो ध्वस्त हो जाएगा। अच्छा, ये भी तो एक प्रश्न उठ सकता है कि जो आप बता रहे हैं कोचिंग से इकोसिस्टम पूरा बंधा हुआ है, वो खत्म होगा, बेरोजगारी बढ़ती चली जाएगी, पलायन भी बढ़ेगा। सिर्फ बेरोजगारी नहीं बढ़ेगा, पलायन भी बढ़ेगा। पटना का 25% आबादी छात्रों का आबादी है, स्टूडेंट का आबादी है। आप बहादुरपुर से लेकर और लोहिया नगर से लेकर राजेंद्र जो है आपको राजेंद्र नगर से लेकर अशोक राजपति से जो पूरा एरिया है ना, अब तो बोरिंग रोड में भाई, बोरिंग रोड जो कि सबसे पॉश इलाका माना जाता है, अब वहाँ चले जाइए तो वहाँ का आपको 25-30% आबादी बच्चे दिखेंगे, जो कोई मेंटर्स में जाकर क्लास कर रहा है, कोई कहीं क्लास कर रहा है, सामने देखिए उनका लॉबी कितना बड़ा है। वो एक इकोसिस्टम का हम बात कर रहे हैं कि जो लोग मकान अपना किराए पर दिए हुए हैं, जो लॉज चला रहे हैं, जो हॉस्टल चला रहे हैं, जो होटल वाले का एक मतलब रेगुलर जो कस्टमर बच्चे हैं जो खाना खा रहे हैं, ऑटो वालों का सबसे बड़ा जरिया है कमाई का। क्योंकि ऑटो वाले में देखिए पटना के जो स्थायी निवासी हैं वो सब बाइक रखे हुए हैं, यही छात्र छात्राएं हैं, यही अभ्यर्थी हैं जो पटना में रह रहे हैं। और तो बोले ना कि एक पूरा इकोसिस्टम है पटना में, वो पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगा, पूरी तरह टूट जाएगा। और पटना ही का नहीं है, आप सिवान के हैं, सिवान में अगर 5-7 कोचिंग बड़े बड़े कोचिंग हैं तो वहाँ पर सिर्फ सिवान के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, सिवान के 20 किलोमीटर के अंदर में जितने गांव हैं जो पटना नहीं आ सकते हैं, वो सिवान में रह के पढ़ रहे हैं कि अपना घर भी चले जाते हैं, शाम में आके अपना क्लास भी कर लेते हैं। वो टूट जाएगा, वो पूरा इकोसिस्टम ध्वस्त हो जाएगा, उसका हम जिक्र कर रहे हैं। चलिए, तो कहीं ना कहीं कोचिंग बंद होने से जो इकोसिस्टम बंधा हुआ है, कोचिंग से जुड़ाव है, वो बंद हो सकते हैं, कई चीज़ों पर असर जो है वो पड़ सकता है। तो देखिए, जो आदेश आया है, इस आदेश को एक बार फिर से कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग को विचार विमर्श करना चाहिए और इस आदेश का कहीं ना कहीं जो है वो एक बार फिर से उस पर राय मशवरा करके फिर से आदेश को पारित करना चाहिए। बहरहाल इस चर्चा में इतना ही। ये चर्चा कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। इस पर आप क्या कहते हैं, राय के साथ वीडियो शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।